हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक रहेगा लास्ट 10 ईयर्स पीवाईक्यू पर आधारित तो मोस्ट स्टैंडर्ड एमसीक्यू फॉर वीडियो वीपीडीओ एग्जाम, जो आपका 21 सितंबर में होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, आपका बंटी किस विधा की रचना है, यानी किस प्रकार की रचना। ये कहानी है, उपन्यास, जीवनी है या आत्मकथा। यदि हम बात करते हैं आपका बंटी, ये मन्नू भंडारी द्वारा लिखित एक उपन्यास है। इसके द्वारा लिखा जाता है, मन्नू भंडारी द्वारा लिखा जाता है उपन्यास। और इसमें जो माता पिता होते हैं, तलाकशुदा माता पिता के बारे में दिखाया गया है कि जो तलाकशुदा माता पिता होते हैं उनके बच्चों पर तलाक के बाद में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस चीज का इसके अंदर वर्णन किया गया है। और ये 1971 में प्रकाशित किया जाता है, 1971। तो आपको याद रखना अच्छी तरीके से कि आपका बंटी कब प्रकाशित किया जाता है, 1971 में। इसका मुख्य विषय है तलाकशुदा माता पिता से बच्चों पर पड़ने वाला प्रभाव, इसमें दर्शाया गया है। तो एक उपन्यास हो जाएगा, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य पूछा जा रहा है आप लोगों से, तो शुद्ध वाक्य होगा, देखते हैं। मैंने अनेकों विद्वानों से मिला हूं। मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं। मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूं। मैं कई विद्वानों से मिला हूं। तो आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। रचनाकार हैं मंगलेश डबराल, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या गिरिजा कुमार माथुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो कुकुरमुत्ता, ये सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध कविता जो 1941 में लिखी जाती है। कब लिखी जाती है? 1941 में लिखी जाती है। और पहली बार इसका प्रकाशन हंस पत्रिका में होता है। हंस पत्रिका में 1941 में किया जाता है। तो उसका जो प्रकाशन होता है 1941 में हंस पत्रिका में होता है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यदि हम कमल शब्द की बात करते हैं तो कमल का पर्यायवाची होगा सरोज भी होगा, नीरज भी होगा, जलज भी होगा, राजीव होगा, अरविंद होगा, पंकज होगा। ये सभी किसके हैं? कमल शब्द के पर्यायवाची है। जबकि यदि हम बात करते हैं अम्बुद, ये किसका? ये बादल का पर्यायवाची है। किसका है? बादल का। तो आप लोगों का हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पश्चिम में जर्मनी पर एक उड़ती नजर स्मरण संग्रह के रचनाकार है। इसके रचनाकार हैं मनोहर श्याम जोशी। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली निम्न में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? उपभाषा की बात कर जा रही है। तो यदि हम खड़ी बोली की बात करते हैं तो आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। पश्चिमी हिंदी। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषा आती है। कितनी आती है? 5 उपभाषा आती है, जिसमें से पहली खड़ी बोली, दूसरी है हरियाणवी, फिर हो जाएगी कन्नौजी, ब्रजभाषा, हो जाएगा बुंदेली। तो इसके अंतर्गत 5 उपभाषा आती है। खड़ी बोली आती है, हरियाणवी आती है, कन्नौजी, ब्रजभाषा और बुंदेली। तो इसके अंतर्गत आती है पश्चिम हिंदी के। तो हो जाएगा आप लोगों का डी इज द राइट आंसर, पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? आप लोगों से पूछा जा रहा है मूल स्वर नहीं है। यदि हम मूल स्वर की बात करते हैं, मूल स्वर वे होते हैं जो किसी अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं।
अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं उन्हें मूल शब्द बोलते हैं। और फिर आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें बोलते हैं संयुक्त स्वर। फिर आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर के अंतर्गत में आते हैं जिन्हें बोलने में संयुक्त स्वर से दुगना समय लगता है। दुगना क्या लगता है? समय लगता है, उन्हें बोलते हैं हम संयुक्त स्वर। तो आप लोग का यदि बात करें जाए मूल में, मूल होते हैं आप लोगों के चार, जिसमें था ए, ई, उ और री। तो ये आते हैं, ये होते हैं मूल। अब आप लोगों से पूछा जा रहा मूल नहीं है, तो नहीं में देखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा ए, क्योंकि जो ये बनता है ए प्लस ए से, अब बनता है ए, तो इसलिए दो या दो से अधिक शब्दों से मेल से बनते हैं जो उन्हें बोलते हैं हम संयुक्त। तो ये संयुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये संयुक्त, क्योंकि दो शब्दों के मेल से बनना है। नेक्स्ट, टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य होता है मामलों को नियमानुसार निपटाना, मामलों का ब्यौरा तैयार करना, मामलों पर प्रकाश डालना, या इनमें से कोई नहीं। तो टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य होता है मामलों को नियमानुसार निपटाना, यानी क्रमबद्ध तरीके से निपटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवनागरी लिपि अधिकांशता है, तो देवनागरी जो लिपि है वह वर्णात्मक है। कैसी है? वर्ण दिए गए उसमें वर्णात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पत्र सरकारी विभागों से संबंध अधीनस्थ स्वायत्त शासी निकायों व विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहते हैं, उसे बोलते हैं हम सरकारी पत्र। क्या बोलते हैं उसे? सरकारी पत्र। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक अर्थी शब्द है। एक अर्थी शब्द पूछ जा रहा है आप लोगों से। एक अर्थी शब्द में होते हैं जिनका सिर्फ एक अर्थ निकलता, अन्य दूसरा अर्थ नहीं निकलता, ऐसे शब्दों को एक अर्थी शब्द बोलते हैं। यहाँ से पूछ जा रहा है एक अर्थी शब्द है, तो हो जाएगा आप लोगों का गंगा। क्या हो जाएगा? गंगा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद, जिसमें होता है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इत्यादि का संधि विच्छेद है। जो इत्यादि शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है इति प्लस आदि। तो इसमें ई प्लस आ मिलकर या बनाए जा रहे हैं। क्या बनने? या। तो ऐसी संधि को ई प्लस आ मिलते हैं, तो इसमें या बनने, तो ये संधि होती है यण संधि। कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। यदि आपसे संधि पूछ रही जाए कि इत्यादि में कौन सी संधि है, तो इसमें यण संधि होगी, क्योंकि ई प्लस आ मिलकर या बनने हैं। तो ये आप लोग का हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे, ये हो जाएगा अंत्याक्षरी। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है। यदि सबसे प्रभावी और सबसे लोकप्रिय शैली की हम बात करते हैं तो होती है उल्टा पिरामिड शैली। क्या होती है? उल्टा पिरामिड शैली। इसमें क्या होता है, जो सूचना होती है, जानकारी होती है ना, उसे जो सबसे मुख्य जानकारी होगी सबसे पहले रखे जाएगा। सबसे मुख्य जानकारी को सबसे पहले रखे जाएगा, और उसके बाद जो जानकारी कम वैल्यू रखती होगी उसके बाद में, अर्थात जो सूचना होती है ना उसे क्रमबद्ध तरीके से सबसे अधिक वैल्यू रखने वाली जो सूचना होती है, जानकारी होती है, सबसे पहले रखे जाएगा और बाकी को घटते क्रम में रख दिया जाएगा। ऐसी शैली को ये उल्टा पिरामिड शैली बोलते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है। विधायिका, तो विधायिका में भी राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। कार्यपालिका, इसमें भी राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। न्यायपालिका, इसमें भी राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द में होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आए हैं और उनका प्रयोग ऐसे ही किया जा रहा है बिना बंद। तो इसमें हो जाएगा अज्ञा। क्या हो जाएगा? अज्ञा। सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य आपको देखना है कि संयुक्त वाक्य कौन सा है इसमें।
तो पहला, सूर्य उदय होने पर पक्षी बोलने लगे। दूसरा वाक्य पढ़ते हैं, जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है। नेक्स्ट, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। कठोर होकर भी सहृदय बनो। इसमें हो जाएगा आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, ये संयुक्त वाक्य है, तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा गया है? ये पूछा जा रहा है किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा गया है। क्योंकि जो माखनलाल चतुर्वेदी है उन्होंने हमेशा ही देश की चेतना, देश प्रेम से ओतप्रोत रचनाएं की है, इसलिए उन्हें भारतीय आत्मा कहा गया है। सभी रचना उन्होंने ऐसी की है जिसमें देशभक्ति और देश प्रेम के बारे में बताया गया, देश प्रेम से बिल्कुल बिल्लिप्त है। तो ये हो जाएंगे आप लोगों के माखन लाल चतुर्वेदी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहने के लिए सटीक लोकप्रिय है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, ये बहुत इजी है, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। आप लोगों ने सुना होगा रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, तो ये हो जाएगा डी द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से लावण गीत संबंधित है, तो जो लावण गीत है ये महिला गीत है, विवाह गीत है, प्रेम गीत है या कृषि गीत है, आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो जो लावण गीत है ये राजस्थान के क्षेत्रों में या राजस्थान में और राजस्थान के आसपास के अन्य क्षेत्रों में गाया जाने वाला एक लोकगीत है, और यह मुख्यतः तब गाया जाता है जब प्रेम और प्रेम में होने वाली जुदाई को व्यक्त किया जाता है। प्रेम, जब किसी प्रेम होता है और प्रेम में होने वाली जुदाई को व्यक्त करता है, या ऐसी कंडीशन में इसे गाया जाता है जब एक पत्नी अपने पति से अलग होती है, जब एक पति अपनी पत्नी से अलग होता है, तो ऐसे समय में ऐसी भावनाओं को, उस समय की भावनाओं को इस गीत द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो एक प्रकार का प्रेम गीत है। कैसा गीत है? प्रेम गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो यदि मैं प्रतिकर्ष कारक की बात करता हूँ, प्रतिकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक ऐसे कारक होते हैं जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर करते हैं या अपना स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं, ऐसे कारकों को प्रतिकर्ष। प्रतिकर्षक का मतलब होता है पुश करना, अंग्रेजी में यानी कि धकेलना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को क्या करते हैं, हमें मजबूर करते हैं। जैसे कि एक क्षेत्र में भूखमरी, किसी क्षेत्र में भूखमरी आ रही तो आदमी क्या करेगा, या बेरोजगारी हो रही, या वहाँ पे बेरोजगारी हो रही, बहुत ज़्यादा भूखमरी हो रही, शिक्षा का अभाव हो, तो व्यक्ति क्या करेगा, ऐसे क्षेत्र को छोड़कर ना ऐसे क्षेत्र में जाना चाहेगा जहाँ से रोजगार प्राप्त हो। जबकि अपकर्ष, अपकर्ष का मतलब होता है आकर्षित करना। क्या करना? आकर्षित करना, जिसे बोलते हैं हम पुल। पुल मैंने होता है खींचना अपनी ओर, ये अपनी ओर खींचता। अपकर्ष वे कारक होते हैं जो व्यक्ति को नए स्थानों की ओर आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? नए अवसरों की ओर आकर्षित करते हैं, जैसे अच्छी जीवन शैली, अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार। यदि कहीं कोई चीजें मिल रही है तो व्यक्ति क्या होगा, उनकी ओर आकर्षित होगा, अपने आप चले जाएगा, खींचे चले जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन में व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रवास कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। तो यहाँ आप लोग हो जाएंगे प्रवास के लिए, क्या के लिए? प्रवास के लिए ये कारक उत्तरदायी है। क्वेश्चन, नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन कब आता है? नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन कब आता है? तो नैनीताल में सबसे बड़ा जो भूस्खलन होता है वो होता 1880 में। कब आता है? 1880 में सबसे बड़ा भूस्खलन आता है, जिसे द ग्रेट, जिसे अंग्रेजी में बोलेगा द ग्रेट नैनीताल लैंडस्लाइड, जिसे द ग्रेट नैनीताल लैंडस्लाइड के नाम से भी जाना जाता है, 1880 में आता है नैनीताल में। तो आप लोग देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ये हो जाएगा 1880, 18 सितंबर 1880 में आता द ग्रेट नैनीताल लैंडस्लाइड जो भूस्खलन ये आता। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति होती है, ड्राफ्टिंग कमेटी होती है, उसके सदस्य नहीं थे? तो यदि ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करते हैं, प्रारूप समिति,
इसका जो गठन है वो किया जाता है 29 अगस्त को। आप लोगों से गठन पूछ लिया जाएगा तो 29 अगस्त 1947 को। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रारूप समिति का गठन कब किएगा तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया जाता है। और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। तो इसके अध्यक्ष कौन बना जाते हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं। यदि कुल सदस्यों की संख्या आप लोगों से पूछी गई कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं तो कुल 7 सदस्य होते हैं, जिनमें एक होता है आप लोगों का कृष्णा स्वामी अय्यर, एक होते हैं DP खेतान। और DP खेतान की 1948 में मृत्यु हो जाती है। जो DP खेतान होते हैं 1948 में इनका निधन हो जाता है। जिनके स्थान पर ले जाता है TT कृष्णमाचारी को इनके स्थान पर लिया जाता है। फिर एक होते हैं BL मित्तर। और इनका जो स्वास्थ्य होता है बहुत ज़्यादा खराब चलता है। और खराब स्वास्थ्य के कारण ये ड्राफ्टिंग कमेटी से क्या ले लेते हैं? इस्तीफा ले लेते हैं, यानी कि उसे इस्तीफा सौंप देते हैं। और इनके स्थान पर एन माधव राव को लिया जाता है। फिर एक होते हैं मोहम्मद शहदुल्ला होते हैं। KM मुंशी होते हैं। और गोपाला स्वामी ये होते हैं आप लोगों के। तो टोटल 7 सदस्य होते हैं। एक बार फिर से जो प्रारूप समिति है उसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया जाता है। और उसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, इनके अध्यक्ष होते हैं। यानी कि जो संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी होती है वो बाबा साहब को सौंपी जाती है। और कुल सदस्यों की संख्या टोटल 7 होती है। कृष्ण स्वामी अय्यर होते हैं। DP खेतान, इनका निधन 1948 में जाता है। और इनके स्थान पर TT कृष्णाचार्य को लिया जाता है। BL मित्तर, जिनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब होता है, इसलिए ये ड्राफ्टिंग कमेटी से इस्तीफा दे देते हैं। इनके स्थान पर एन माधवराव को लिया जाता है। मोहम्मद शहदुल्ला होते हैं। KM मुंशी होते हैं। और गोपाला स्वामी होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 सदस्य ड्राफ्टिंग कमेटी में होते हैं। इन्हें याद करने के लिए एक तरीका, सभी नामों को एक साथ में याद करने के लिए एक अच्छी सी तरीका, इसमें आपको याद करना है डॉक्टर गोपाल के मुंशी शहदुल्ला ने अपने मित्र माधवराव को खत लिखा, जिसमें उन्हें TT घोषित किया गया। एक बार फिर से डॉक्टर गोपाल के मुंशी शहदुल्ला ने अपने मित्र माधवराव को खत लिखा और उन्हें क्या बना दिया? कहेगा कि तुम भाई TT बन गए। क्या बन गए? TT। तो अब आप लोगों को अच्छी तरीके से यहाँ से नाम याद करने हैं। डॉक्टर से हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो एक यहाँ से हो जाएगा। फिर हो जाएगा गोपाल स्वामी अय्यर, 2 हो जाएगा यहाँ पे। के से हो जाएगा KM मुंशी हो जाएगा। फिर शहदुल्ला, फिर मित्र से हो जाएगा BL मित्र, फिर माधवराव हो जाएगा। और खत से हो जाएगा खेतान, DP खेतान, खत से हो जाएगा DP खेतान। और टी हो जाएगा
कर्षणाचारी, क्या हो जाएगा कर्षणाचारी। इसमें दो कर्षणाचारी याद रखने आप लोग को, एक कर्षणा स्वामी याद रखना और एक कर्षणाचारी, तो दोनों याद रखना टी टीचर। तो इस प्रकार से आप लोग के सभी नाम इसी ट्रिक में हो जाएंगे, टोटल 9 के 9 नाम। तो नेक्स्ट रावण की तप स्थली बेरास कुंड स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, यह चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पर, चमोली जनपद में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में प्रथम हरित क्रांति के दौरान, प्रथम हरित क्रांति के दौरान खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया गया। तो किस तकनीक का प्रयोग किया जाता, तो ये 1960 के दशक में, 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति लाई जाती है। क्या लाई जाती है, भारत में हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या की जाती है, शुरुआत की जाती है। याद रखना आप लोगों को 1960 के दशक में, या आप लोग कह सकते हो 1965 से 1968 के मध्य हरित क्रांति आती है भारत में। और हरित क्रांति के जनक होते हैं डॉक्टर स्वामी नाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है। उन्नत बीजों का, फसलों के अंतर्गत उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाता है। सिंचाई की अच्छी सुविधा की जाती है, सिंचाई व्यवस्था अच्छी की जाती है। रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, जो रासायनिक खाद होते हैं फसलों में, रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है। और अच्छी फसलों को उगाया जाता है। और कृषि शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता है, और जिसके कारण जो कृषि की फसलें होती है ना, उत्पादन बढ़ जाता है। यानी कि मुख्य उद्देश्य होता है कृषि उत्पादन को बढ़ाना। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य होता है कृषि उत्पादन को बढ़ा लेना। और इसमें कृषि जो हरित क्रांति होती है, इसका सर्वाधिक प्रभाव जो देखने को मिलता है ना, वो धान की फसल पर, यानी कि चावल कह सकते हैं। चावल में लगभग 5 गुना उत्पादन देखने को मिलता है। कितना गुना, 5 गुना। और गेहूं में मिलता है 2 गुना। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि जो हरित क्रांति की जाती है उसका सर्वाधिक जो प्रभाव हो किस फसल पर देखने को मिलता है। तो सर्वाधिक यदि आपको ऑप्शन मिलता है तो आपको धान की फसल या चावल लगाना। क्या लगाना है, चावल। इसमें 5 गुना उत्पादन देखने को मिलता है, जबकि गेहूं की फसल में 3 गुना उत्पादन देखने को मिलता है। कितना गुना, 3 गुना उत्पादन इसमें देखने को मिलता है। और इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। उच्च पैदावार किस्म के बीज, बिल्कुल सही ऑप्शन है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग, ये भी सही है। और आधुनिक तकनीक यानी कि मशीनों का इसमें उपयोग किया जाता है। और भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हरित क्रांति चलाई जाती है। तो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मुंडा तथा सबर नाम से जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति है। तो कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी हो जाएगी, हो जाएगी कोल। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की जाती है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना होती है, स्थापना की जाती है 1982 में। यदि आपसे पूछा जाए नंदा देवी की स्थापना कब की जाती है, 1982 में की जाती है। जो इसका हेडक्वार्टर होता है, मुख्यालय इसका चमोली के जोशीमठ में इसका मुख्यालय है। और जोशीमठ से 25 किलोमीटर, जोशीमठ से 25 किलोमीटर ऊपर, 25 किलोमीटर यदि ऊपर जाते हैं तो गांव पड़ता है लता गांव। और ये इसका प्रवेश द्वार है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार क्या है, तो जोशीमठ से लगभग 25 किलोमीटर ऊपर एक लता गांव पड़ता है। और नंदा देवी का ये क्या है, प्रवेश द्वार। क्या है ये, प्रवेश द्वार। अच्छी तरीके से आपको याद रखना है फैक्ट। और 1988 में, ये भी फैक्ट याद रखना, 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया जाता। यदि पूछा जाए कि नंदा देवी बायो रिजर्व को कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता, तो 1988
तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो स्थापना बची जा रही थी 1982, तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वासुकी ताल कहाँ पर स्थित है? तो बड़ा ही क्वेश्चन है, यह केदारनाथ के नहीं, तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रीजनिंग से क्वेश्चन आप लोगों का, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, कोई तस्वीर है, ये वाली तस्वीर है, और यहाँ पे राम ने इशारा करा तस्वीर की ओर। राम ने मोहन से कहा, राम किससे कह रहा है? मोहन से कह रहा है। मोहन से कहा कि इसके जो पिता तस्वीर के जो पिता, मेरी माँ यानी कि इसकी माँ, मेरी माँ के इकलौते पुत्र, यानी कि माँ का इकलौता पुत्र, माँ का इकलौता पुत्र कौन बैठा हुआ? राम, यानी कि खुद अपनी ही बात कर रहा है, अपनी ही क्या कर रहा है बात, क्योंकि माँ का इकलौता पुत्र कौन है? राम। एक ही बात हो रही, माँ के इकलौते पुत्र हैं, तो वह तस्वीर है, यानी कि वो तस्वीर क्या, इसकी लड़की की होगी, या तो लड़की की होगी, इसकी होगी भाई लड़की की, तो ये राम की लड़की है, तस्वीर में कौन है? राम की लड़की, तो ये हो जाएगा आप लोगों का राम की लड़की है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है, तो स्वामी विवेकानंद जो आश्रम है यह श्यामला ताल के किनारे, तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल स्थित है, तो ये कहाँ पे है? यह गुजरात में, तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, धनुष तीर्थ कहलाता है, तो धनुष तीर्थ क्या? यह श्रीनगर गढ़वाल, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग में है, तो दोनों सिरों पर क्या है? स्वेज एवं पोर्ट साइड, तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गढ़वाल राइफल्स के युद्ध से संबंधित जय घोष है, यानी कौन सा नारा लगाया गया था? तो ये था जय विशाल बद्री। कौन सा नारा था? जय विशाल बद्री। नेक्स्ट, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है खान अब्दुल खां गफ्फार, जो व्यक्ति थे जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। बहुत पूछा था कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किस नेता ने किया था, तो खान अब्दुल खां गफ्फार ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की क्या की थी? मांग की थी। उन्होंने कहा था कि जो हिंदुस्तान है दो कौमों का देश है, और इसलिए हम अलग से देश चाह रहा, अलग से प्रांत चाह रहा। द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, और इन्होंने विरोध किया था, इसलिए ना सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, भोटिया जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास क्या है? क्योंकि जो भोटिया जनजाति है वो मौसमी प्रवास के लिए जानी जाती है, यानी कि जब मौसम बदलता है तो वे अपना स्थान बदल देती है, तो मौसमी प्रवास। तो यहाँ से ग्रीष्मकालीन जो स्थान होता है वो मेघ था, ग्रीष्मकालीन क्या है? मेघ, जबकि शीतकालीन क्या है? गुंडा। तो याद रखना ये शीतकालीन और ये क्या है? ग्रीष्मकालीन है, तो यहाँ से पूछे जा रहा है ग्रीष्मकालीन, तो मेघ। नेक्स्ट, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी, जो प्राचीन काल में अस्कोट किसकी राजधानी थी? ये थी कस्तूरी राजवंश की, तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट, डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना की थी, तो ये कहाँ पे की थी? किसकी की थी? ये की थी चीनापुरा में, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना का श्रेय जाता है? तो सबसे पहले जो शहर की स्थापना की थी वह की थी प्रतापगढ़ की स्थापना। किसने की थी? प्रतापगढ़ की क्या की थी? स्थापना की थी, तो बी इज द राइट आंसर। फिर नेंद्रगढ़ की स्थापना की थी। नेक्स्ट, वायुमंडल में किस सतह में तापमान स्थिर रहता है? तो तापमान किसमें स्थिर रहता है? ये तो ताप इससे पता लग रहा है, समताप यानी कि समान ताप, समताप मंडल यानी कि समान ताप होगा, तो ये हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अलगोजा बजाया जाता है, तो अलगोजा किस चीज से बजाया जाता है? बजाया जाता है मुंह से, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब की जाती है? नहीं की जाती है 11 जनवरी 1952 को, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, केदारनाथ पुनः निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को अधिकारित तौर पर
कब सौंपा जाता है? ये सौंपा जाता है 11 मार्च 2014 को। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्य के बदले अनाज, भारत में कार्य के बदले अनाज व्यवस्था कब शुरू की जाती है? ये की जाती है 1977 से 1978 के मध्य। नेक्स्ट हो जाएगा, बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल निम्न में से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? ये चुने जाते हैं मालवार क्षेत्र से। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो ये ब्रेंडिस गेट है, ब्रेंडिस गेट। नेक्स्ट है, गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का हातिम ताई बोला जाता है कुंवर सिंह नेगी को, कुंवर सिंह नेगी को। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया जाता है? बर्मा को भारत से पृथक, तो ये होता है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में आता है और इसमें ब्रिटिश क्या करते हैं, बर्मा, बर्मा यानी कि जो वर्तमान में म्यांमार बोले जाता है उसे अलग कर दिया जाता है, अलग किया जाता है 1 अप्रैल 1937 को। तो दोनों फैक्ट याद रखने की पूछे जा अलग कब किया गया, तो 1 अप्रैल 1937 को अलग किया जाता है, जबकि अधिनियम पूछे जा तो 1935 का अधिनियम होता है भारत शासन अधिनियम। तो ये हो जाएगा 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? 390.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और स्थापना कब होती है इसकी? स्थापना होती है 1989 में इसकी स्थापना होती है और ये उत्तरकाशी में, कहाँ पे है? उत्तर काशी में है। और ये पूछा जाता है कि गंगोत्री नेशनल पार्क के मध्य से कौन सी नदी गुजरती है? ये गुजरती है भागीरथी नदी गुजरती है। तो यहाँ आप लोगों से पूछा जाएगा एक बार फिर से, उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, जिसके क्षेत्रफल 2390.02 वर्ग किलोमीटर है और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है स्थापना 1989 में की जाती है, उत्तरकाशी जिले में स्थित है, इसके मध्य से भागीरथी नदी बहती है। तो आप लोगों का आंसर कौन सा हो जाएगा? गंगोत्री नेशनल पार्क। तो सी इज द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। इस सेट से संबंधित 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।